लेकिन समाज के लोगों ने अपने पुरुषों की दी हुई अस्मिता को नहीं बचा मूल रूप से समस्या है क्या हमारे लेकिन समाज जो समाज की समस्या है वहीं की वहीं रह के गई। पीछे का दोष किसका माना जाए, कौन दोषी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में, जिसका स्पेशल शो स्वतंत्र विचार संवाद सीधे आपके साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की दुर्दशा, कारण और निवारण। और आज हमारे साथ एक वक्ता जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग भारत में जो स्थिति बनी हुई है, जिसमें संप्रदायवाद, जातिवाद, रूढ़िवाद और राजनीति इतनी गंदी स्थिति में पहुंच चुकी है कि देश की माहौल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पिछले वीडियो की तरह आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप लोग भेजेंगे ताकि अच्छे ज्ञान अच्छे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं मनोज कुमार चौधरी और हम लोग लंबे समय से सामाजिक काम कर रहे हैं वामसेप और मूल्यवासी संघ के माध्यम से, और ये मेरा छोटा सा परिचय है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो राजनीतिक माहौल बना है, पक्ष में भी विपक्ष में भी सवर्ण समाज का प्रभुत्व है। इस स्थिति में आप मूल निवासी बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हैं? देखिए, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक संदर्भ में जो सवर्ण लोग हैं पहले से ही सामाजिक में भी और धर्म के क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र सब पर इनका वर्चस्व रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से जो हमारे महापुरुषों ने उम्मीद लगाई थी कि ये समाज भी अपने हक अधिकार की तरफ बढ़ेगा, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आगे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसका कारण यही है कि जो सवर्ण लोग हैं वो पहले से ही सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में होने की वजह से धर्म पे भी उनका वर्चस्व रहा है और धर्म के वजह से ही राजनीति और समाज और अर्थ पे उनका वर्चस्व बना हुआ है आज तक भी। तो इसके पीछे का दोष किसका माना जाए, कौन दोषी है? अब दोषी तो ये जो 85% समाज है, हमारे महापुरुषों ने तो त्याग किया और अपने त्याग से, अपने परिश्रम से इस समाज को बनाया। लेकिन समाज के लोगों ने अपने महापुरुषों की दी हुई अस्मिता को नहीं बचा पाए। जो कर्म सामाजिक और व्यक्तिगत करना चाहिए था वो समाज ने नहीं निभाया और न निभाने की वजह से समाज बार बार गर्त में चला जाता है। सर, एक समस्या लोगों ने ये भी बताया था कि जो भारत की दुर्दशा, जो बहुजनों की दुर्दशा है, इसमें संगठनबाजी है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? निश्चित तौर पर ये बात सही है, क्योंकि समाज में, हमारे 85% समाज में कभी संगठन नहीं था। और बाबा साहब के आने के बाद, फुले साहब के आने के बाद जो सामाजिक संगठन की शुरुआत हुई वो काफ़ी खामियों से शुरुआत हुई, लेकिन उस दौरान काफ़ी बिखरा हुआ। और बाबा साहब के विचार से लोग प्रेरित होने के बाद जगह जगह संगठन बना करके एक सूत्रधार में नहीं हो पाए, अलग अलग खंडों में जो जिससे मिला उससे प्रभावित हुआ, उसी का होके रह गया। एक बड़े समुच्चय का, एक बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय स्तर पर समा बननी चाहिए, एक संघ बनना चाहिए एक विचार से, ऐसा नहीं हो पाया। वो अलग अलग खंड में ही हम लोग रह गए। तो अगर इनको एक करना हो, एक मंच पर लाना हो, तो इसके लिए कोई उपाय? जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि ये पूरा 85% समाज एक है, इसकी समस्या एक है और इस समस्या का समाधान हमारे महापुरुषों ने जो बताया है वो लोगों की विचारधारा भी एक ही है, एक सिस्टम में है।
लेकिन जो हम लोग सामाजिक संघ चलाने वाले लोग हैं, पूरे भारत के लोग 85% के लोग, ये निश्चित तौर पर ये अब सिद्ध हो चुका है कि ये निजी निहित स्वार्थ से ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर सामाजिक स्वार्थ होता तो निश्चित तौर पर एक लोग एक होते और इस समाज की समस्या निश्चित तौर पर हल होती। तो इधर समाज की समस्या हल होती और भारत की समस्या हल होती और भारत निश्चित तौर पर भारत एक महान होता। सर, जो भी संगठन बने हैं वो स्वयं को लोकतांत्रिक सामाजिक भी कहते हैं। क्या इन संगठनों से देश के शोषित वंचित समाज का कुछ लाभ हुआ, उनको सामाजिक न्याय मिला, या फिर ये सिर्फ संगठनबाजी तक ही सीमित है? जिस समस्या को ध्यान में रख करके संगठनों बात करते हैं, उस समस्या ही बनी रह गई है। और ये समाज के संगठन चलाने वाले लोग अपने तो थोड़ा बहुत चमक जाते हैं, थोड़ा बहुत इनको समाज से सहयोग भी मिल जाता है आर्थिक, लेकिन जो समाज की समस्या है वहीं की वहीं रह गई है। और विशेष करके इस देश में जो सवर्णों द्वारा, मीडिया द्वारा इस देश में भारत को बनाने का जो पैमाना इन लोगों ने बना रखा है कि सड़क, बिजली, पानी अगर ये व्यवस्था हो तो भारत, लेकिन आदमी की जो 85% की जो समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनको तभी पुटअप ही नहीं किया गया है, उस पर तभी लोगों को ध्यान ही नहीं गया है। समस्या को लोग बिजली, सड़क और पानी को ही लोग समस्या मानते हैं, और बेरोजगारी को समस्या मानते हैं, थोड़ा नौकरी की समस्या मानते हैं। मूल रूप से समस्या है क्या हमारे समाज की? इस समाज की समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर बहुत समस्याएं हैं। जैसे आप गांव की तरफ जाएंगे, जो बहुसंख्यक आबादी हमारी जो गांव में रहती है और जो शहर में भी है, वो निश्चित तौर पर आज भी अंधविश्वास में है, अशिक्षा में है, और जो लोग शिक्षित भी हैं वो सामाजिक शिक्षा से वंचित हैं। और इन तीनों की वजह से, जो अंधविश्वास में होने की वजह से व्यक्तिगत झगड़े हैं, आपस में गृह कलह है, तो ये चीज़ जब तक नहीं ठीक होगा, और ये तभी ठीक होगा जब आप सामाजिक विचार से एक भातृत्व प्रेम हो, सामाजिक प्रेम हो, सामाजिक दोस्ती बने, तब ये संभव है। और ऐसा ही हमारे महापुरुषों ने, जब आप देखेंगे ध्यान से, कि उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को उजागर किया है। जैसे फुले साहब को आप देखेंगे तो फुले साहब ने समझा कि शिक्षा की वजह से सारी समस्या है, तो उन्होंने शिक्षा को उठाया और सारी समस्याओं को उठाया। जो समाज की कुरीतियाँ थी उन पर प्रहार किया। और इधर तथागत बुद्ध को देखेंगे तो उन्होंने जो बहुत सारी समस्याएं जो व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है और फिर वो सामाजिक जीवन तक जाती है, उन समस्याओं को समझना और उस पर कार्य करना और एक टीम के साथ कार्य करना। और जब टीम के साथ कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर ये जो बिगड़ी हुई चीज़ है इसे बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के वक्त में जो बहुजन युवा है, जो मूल निवासी समाज के युवा है, वो नेतागिरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ले रहे हैं, तो ये इनके भविष्य के लिए सही है या गलत? ये तो इनका वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है। जब तक सामाजिक शक्ति नहीं बनेगी तब तक राजनीति मजबूत और अस्थायी नहीं हो सकती। लोगों को सामाजिक शक्ति बनाने में समय, बुद्धि, परिश्रम लगेगा, और इससे बच करके शॉर्टकट का रास्ता पकड़ रहे हैं लोग, तो उसे कभी कभी चमकेंगे, फिर जस का तस हो जाएगा। इस समय जिनका सामाजिक धरातल मजबूत होगा, उन्हीं की अस्थायी और मजबूत और लाभदायक राजनीति होगी। सर, आने वाले समय में जो ये दिख रहा है कि राजनीति में हमारे युवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं और शिक्षा से भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा भी इनके अंदर जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो क्या हमें लगता है कि इन युवाओं के बाद जो पीढ़ी आ रही है उनका अस्तित्व खतरे में है, या फिर ये आने वाली पीढ़ी सही तरीके से रह पाएगी? नहीं, वो तो खतरे में ही है। जो वर्तमान पीढ़ी राजनीति की तरफ आकर्षित कर रही है, राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग, ये हमेशा के लिए नुकसानदायक है। जब सामाजिक शक्ति बनेगी तो सामाजिक शक्ति जब राजनीति को आकर्षित करेगी तब समाज को लाभ होगा।
अभी राजनीति समाज को आकर्षित कर रही है। इससे वर्तमान भी सत्यानाश होगा और भविष्य भी सत्यानाश के और गर्त में जाएगा। भारत की दुर्दशा को सुधारने में भारत के संविधान का क्या महत्व है? और संविधान ही तो है कि जो भारत की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। उसमें सारे रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलाना होगा और निस्वार्थ भाव से, सामाजिक भाव से जब चलेंगे तो निश्चित तौर पे चलेगा। और संविधान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिस समस्या का हल ना हो, सारी समस्याओं का हल है, लेकिन उससे समझना और उसे रास्ता बना करके उसे पर चलाना होगा। दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाहियत को बढ़ावा मिल रहा है। आपने देखा होगा कई देशों में तानाशाहियत को बढ़ावा मिल रहा है और इसी कड़ी में हमारा भारत भी कुछ हद तक दिख रहा है। तो हमें लगता है कि क्या संविधान को दरकिनार करके और जो गलत सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को लागू कर पाएंगे? देखिए, जो विश्व समुदाय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा हुआ है, अभी चल रहा है युद्ध, और फ़लस्तीनी और इजराइल का जो चल रहा है, और पूरे विश्व को आप देखेंगे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, इन देशों के लोगों ने अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ये अस्थायी नहीं होगा। इससे वहाँ के लोगों को और पास पड़ोस और विश्व समुदाय को खतरे में लोग जाएंगे। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उस आधार पर अभी रूस को जो विश्व का ओलंपिक खेल फ्रांस में शुरू हो गया है, वहाँ के लोगों को खेलने से मना कर दिया है। लेकिन अभी जो इजराइल और फ़लस्तीनी का जो झगड़ा है वहाँ के लोगों को नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन लोग हैं अभी पूरी तरह से न्याय संगत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो तानाशाही का मामला है, और तानाशाही निश्चित तौर पर ये लंबे समय तक खतरे में ले जाएगा। और आप जर्मनी को देखेंगे, जो यहूदियों को वहाँ से लोगों ने, हिटलर ने जो ढकेला, पूरे जर्मनी से खदेड़ने का काम किए, तो आज तक भी वो चीज़ें हैं, पूरे विश्व के जहन में है। और भारत निश्चित तौर पर ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो लोग भारत को भी उधर ले जाना चाहते हैं, ताकि जो संविधान है जो 85% के लोगों के लिए हितकर है, आज जो कुछ भी हम जैसे लोग बहुत देश समाज में हुए हैं, ये चीज़ उनके लिए असह्य हो रही है। और इसीलिए लोग संविधान के रास्ते पर न चल करके और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से राजतंत्र ही स्थापित करना चाहते हैं। और राजतंत्र क्या, वो विशेष तौर लिया जाए तो धार्मिक तंत्र ही स्थापित कर रहे हैं। सर, अन्य देशों में जो तानाशाहियत आ रही है, जैसे रसिया है, चाइना है, वहाँ के जो तानाशाह लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन देखा गया है कि वो तानाशाहियत तो ला रहे हैं, लेकिन उनका जो कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है, वो अपने देश के प्रति है। लेकिन जो भारत में तानाशाही लाने की फिराक में लगे हैं, वो एक विशेष वर्ग को लाना चाहते हैं। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? निश्चित तौर पर जो विश्व का, जो रसिया का और जो चाइना का जो है, वहाँ समाज बटा हुआ नहीं है। वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश की जो व्यवस्था है जाति के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। तो वो अपने देश में सिर्फ सवर्णों को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और बाकी लोगों को ऐसी व्यवस्था में रखा जाए ताकि वो हमारे छोटे मोटे काम करके वो जिंदा रहें और जिंदा रहने के लिए ही काम करें। इस सोच का काउंटर क्या है सर? इस सोच का काउंटर 85% के लोगों को सामाजिक भाव निश्चित तौर पर लाना होगा, त्याग करना होगा। अगर अब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में करने लायक भी नहीं बचेंगे। तो अपने व्यक्तिगत कार्य से के साथ साथ सामाजिक शक्ति का निर्माण करना होगा। और वो जब तक आप समय समाज से नहीं मांगेंगे, समय की डिमांड नहीं करेंगे, तो जब तक समय देंगे तो बहुत सारी बातें सीखना है, और बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। देश का जो आम चुनाव हुआ, इसमें एक तरफ धर्म की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी।
तो आपको लगता है कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, क्या वो सच में संविधान को अमल करने की सोच रखते हैं, या फिर एक फर्जी तरीके का सिर्फ जो है कि माहौल बनाया था? देखिए, संविधान के जहाँ तक मामला है, इस देश में जो पक्ष भी है और जो विपक्ष भी है, दोनों लोग एक ही मानसिकता के लोग हैं। वो अलग चीज़ है कि बिना वोट के अब राजनीति नहीं हो सकती, और वोट बड़े पैमाने पर 85% के पास है, तो वो ख्याली पुलाव में उनको ढकना चाहते हैं और उनका समर्थन लेकर के वो वही करेंगे जो उनके धर्म के हिसाब से है, जो उनकी परंपरागत रूढ़ी है, उसी से हिसाब से वो लोग चलेंगे। और इस देश की जो आम ज़रूरतें हैं वो बाहर के थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे देंगे, लेकिन जो संविधान की मंशा है और जो 85% की ज़रूरत है उसे वो नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। तब भी तो इनके साथ में हमारे बहुजन नेता भी तो पड़े हैं, जैसे एनडीए के साथ नीतीश जी हैं, तो इंडिया के साथ अखिलेश जी हैं, तो इनको क्यों नहीं समझ में आ पा रही है कि ये दोनों लोग एक ही चीज़ है? राजनीति है, राजनीति में लोग देखते हैं कि जिधर शक्ति है उधर ही आकर्षित होते हैं, और एक तरफ जो एनडीए है, एक तरफ जो इंडिया है, इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी शक्ति बनाई है पूरे देश में। और हमारे समाज के लोग जिस क्षेत्रीय हैं, जो शुरुआत में बात हुई ना कि हमारे लोग क्षेत्रीय स्तर पे ही बटे हुए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शक्ति नहीं बना पाए हैं, और व्यापक शक्ति न बनाने की वजह से जो कमज़ोर होता है वो मजबूत की तरफ आकर्षित होता है। और मजबूत राजनीति करने के लिए समाज को मजबूत करना ज़रूरी है, और ये काम नहीं हो पा रहा है। और ये काम ना होने की वजह से दूसरों के खेत में जाएंगे तो आपकी हैसियत मजदूर की रहेगी, और मजदूर को सिर्फ मजदूरी ही मिलती है, और वही हमारे समाज के राजनीतिक लोगों का भी है और सामाजिक संगठनों का भी है, और धर्म में भी यही स्थिति है। बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली जो बहुजन समाज पार्टी है, जो इस चुनाव में जो दशा हुई है, इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या बता सकते हैं? देखिए, हम लोग तो राजनीति पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, इस देश की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में एक जाति की पार्टी तक इस देश की सवर्ण मानसिकता के लोगों ने प्रचारित कर रखा है। और इस देश में जो भी नाम आप दे लीजिए, क्योंकि जाति से आप ऊपर नहीं हो पाते हैं, जाति ही सबकी है। तो जाति को ध्वस्त करने में जो संविधान में बातें की गई थी, और बाबा साहब ने उस समय संविधान सभा में आगाह किया था कि राजनीति में तो आप समानता आ जाएगी, लेकिन सामाजिक विषमता को अगर आपने ध्वस्त नहीं किया, अगर उस सामाजिक खाई को आपने नहीं पाटा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जो संविधान है वो राजनीति करने वाले लोग जो होंगे वही आगे बढ़ेंगे, और ये समाज का बंटाधार होगा, और वही हो रहा है। सर, हम अपने कार्यक्रम के लास्ट में अपने वक्ता से समाज के लिए एक जन संदेश कहने के लिए बोलते हैं, तो हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक जन संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज का जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो परेशान है, उनके लिए आप एक खास संदेश दें ताकि उनको जो नई सीख मिल सके। हम समाज से यही अपील करेंगे कि आप समय दो, आपको आज़ादी मिलेगी। बिना समय दिए संभव नहीं है, तो आप समय देंगे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। आपके अंदर परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील और त्याग, ये 5 कर्म जब आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो आपकी ज़रूरत है, जो संविधान की मंशा है और भारत की जो ज़रूरत है वही है कि शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समता आपको मिलेगी, मिल के रहेगी, लेकिन आपको समय देना होगा। समय की मांग हम लोग कर रहे हैं समाज से कि आप समय दीजिए, आपको आज़ादी मिलेगी और निश्चित तौर पर मिलेगी। और इसमें कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश की जो दुर्दशा है उस पर हमने बात किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पिछले वीडियो की तरह पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छे ज्ञान
ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।